प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज सितंबर की पहली तारीख है। नहीं, सितंबर आज 2 तारीख है। आज मंगलवार है। तो 2 तारीख मंगलवार को, जैसा कि आपको पहले भी हम बताए हैं, अगस्त महीना में बहुत मैं व्यस्त रहा था। 10-15 दिन लगातार मैं एग्जामिनेशन ड्यूटी में था एएन कॉलेज में। तो मैं कुछ जैसे ही बताया था कि मैं फ्री होऊँगा अगस्त के बाद, तो मैं सितंबर में वीडियो दूँगा। आप लोग वीडियो को बराबर निरंतर प्रयास करते हैं कि बराबर निरंतर वीडियो मिलते रहे। मेरी भी कुछ व्यस्तता है, जिसके कारण मैं वीडियो को लगातार व्यस्त नहीं दे पा रहा हूँ आप लोगों के बीच। लेकिन आप अपनी तैयारी पर अडिग रहें, क्योंकि 13 सितंबर को इसी महीना बीपीएससी की 71वीं होने जा रही है। और जैसा कि आपको पता है, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, इसका शॉर्ट नाम एईडीओ है, उसका फॉर्म भराना जारी है। और तमाम जितने भी छात्र हैं, आप इसको भी फॉर्म भरें एईडीओ का। और ये बहुत लंबे समय के बाद, कई वर्षों के बाद ये बहाली आई है और बहुत ही अच्छी है इसकी पद, है ना? एईडीओ का करीब 10 से 11 पंचायत के में इनका पूरा स्कूल में निरीक्षण होगा, चाहे वो प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई हो, 10+2 हो। एक अच्छी पदाधिकारी है, नॉन गेजेटेड ऑफिसर हैं, तो आप इसका भी फॉर्म भरें। और मैं संभवतः बहुत सारे बच्चे जो मेरे टीचर में निकाले हैं, वो हमारे संपर्क में हैं कि सर आप किसी भी सूरत में हमको 1-2 घंटा अपना व्यक्तिगत समय दें। मैं अब अपना आवास पर ही मैं बैच एईडीओ का शुरू कर रहा हूँ, सुबह और शाम दोनों। तो जो भी छात्र हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं एडीओ के लिए, तो निश्चित तौर पर आप हमसे यूट्यूब पर मेरा वीडियो में नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं इस पर कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी से अच्छी तैयारी मिले और आपका स्थान एईडीओ के पद पर एक सुनिश्चित हो। तो निश्चित तौर पर मैं 2 तारीख दिनांक मंगलवार 2 सितंबर 2025 को मैं वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, लंबी अवधि के बाद। तो आज का शीर्षक है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो फ्रेंड्स, करीब 115 वीडियो देने के बाद मैं मॉडर्न हिस्ट्री को बिल्कुल विस्तार पूर्वक पढ़ा चुका हूँ। प्राचीन भारत का इतिहास भी बहुत अंतिम चरण में है। तो पूर्व के वीडियो में मैं प्राचीन भारत के इतिहास में वर्धन वंश, हर्षवर्धन को लेकर प्रस्तुत हुआ था। लेकिन वर्धन वंश के बाद इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास जो है, वो पूर्व मध्यकाल आ जाता है, जिसको राजपूत काल भी कहते हैं। 800 से 1200 ईस्वी तक जो भी घटना है, उसको राजपूत काल कहा जाता है, पूर्व मध्यकाल कहा जाता है ना? इसमें प्राचीन भारत के भी भाग हैं और मध्यकाल के भी भाग हैं, इसलिए इसको पूर्व मध्यकाल कहा गया और राजपूत काल कहा गया। तो राजपूत काल को लेकर कई विद्वान इस पर अपना-अपना मत दिए हैं, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक विद्वान हैं, राजपूत समाज से आते हैं, पृथ्वीराज रासो, है ना? चंदरवाई के द्वारा लिखी गई है पृथ्वीराज पुस्तक। उसमें राजपूत के 4 जो है समाज की उत्पत्ति का ज़िक्र बताया गया है, जिसमें प्रथम है गुर्जर प्रतिहार, परमार, चालुक्य वंश और चौहान वंश। फिर सुनिएगा कि अग्निकुल के सिद्धांत में जो पहला उत्पत्ति हो रहे हैं, वो गुर्जर प्रतिहार ही है और दूसरा है चालुक्य, परमार और चौहान। तो अग्निकुल से जो चंदरबाई की पुस्तक है अग्निकुल, उसमें 4 राजपूत जाति का उत्पत्ति का जिक्र किया गया है। उसमें प्रथम स्थान और सबसे महत्वपूर्ण स्थान गुर्जर प्रतिहार वंश ही रखते हैं। अब बात होती है कि गुर्जर है कौन? तो गुर्जर जो है राजस्थान के दक्षिण पश्चिम राजस्थान, जो गुजरात भी सटा हुआ है, इसके सीमा पर गुर्जर एक जनजाति है और अभी भी गुर्जर राजस्थान में जनजाति है। तो हर्षवर्धन के बाद जो सबसे पहला राजपूत आया, उसका नाम है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर जनजाति थे,
इसलिए इसका जो आवास है वो दक्षिण पश्चिम राजस्थान है और गुजरात से सटा हुआ भाग है। इसलिए इसका नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ा। प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल, है ना? तो ऐसा माना जाता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश अग्निकुल के सिद्धांत में यह पहला वंश है जो काफी प्रतापी है। भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में इसकी संख्या है और वो राजस्थान और गुजरात में निवास कर रहे हैं। अब बात होती है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की जो जानकारी है, गुर्जर प्रतिहार वंश का जिक्र कहाँ कहाँ आया है। एहोल अभिलेख में, चालुक्य वंश में जो एहोल अभिलेख है, उस एहोल अभिलेख में भी गुर्जर प्रतिहार वंश का जिक्र आया है। बाण भट्ट के जो हर्षचरित है, हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि बाण भट्ट है, उसके द्वारा जो महत्वपूर्ण पुस्तक हर्षचरित है, उसमें भी गुर्जर प्रतिहार वंश का जिक्र हुआ है। वेन सांग, है ना, जो हर्षवर्धन के शासन काल में आए, वो भी गुर्जर प्रतिहार वंश का जिक्र किए हैं। और अभिलेख की जहां तक बात है, अभिलेख के माध्यम से भी गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रतापी राजा मिहिर भोज वह ग्वालियर अभिलेख की रचना किए हैं और उस ग्वालियर अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार वंश का जिक्र हुआ है। तो तमाम सारा बात मैं बोला हूँ, एहोल अभिलेख, बाणभट्ट के हस्तचरित, विवेन सांग, इसके बाद ग्वालियर अभिलेख जो मिहिर भोज के द्वारा रचना हुई है, उससे गुर्जर प्रतिहार वंश का जिक्र हुआ है। अब बात होती है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक है वो है हरिश्चंद्र। कौन है? हरिश्चंद्र। यह सिर्फ संस्थापक है, लेकिन गुर्जर प्रतिहार वंश का जो प्रतापी राजा जो है, पहला अस्थाई राजा है, उसे नागभट्ट प्रथम कहा जाता है। नागभट्ट के बाद है वत्सराज, है ना, वत्सराज हैं। इसके बाद नागभट्ट द्वितीय हैं। इसके बाद मिहिर भोज हैं, महेंद्रपाल हैं, महीपाल हैं। तो यह जितनी 1 2 3 4 5 और 6 यह प्रतापी राजा है। और गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा यशपाल को माना जाता है ना। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की दो राजधानियां हैं, एक है मध्य प्रदेश का उज्जैन और दूसरा है कन्नौज। तो गुर्जर वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो नागभट्ट प्रथम ही है, जो उज्जैन शाखा के प्रतापी राजा माने जाते हैं या उज्जैन को अपनी राजधानी बना रहा है। और नागभट्ट के बारे में ग्वालियर अभिलेख से पता लगता है कि इसके शासन काल में अरबी लोग आक्रमण किए। अरबी लोग को यह आक्रमण करके खदेड़ दिया भारत से और वो सिंध प्रांत तक, अरबी तक पहुंच गए थे, लेकिन सिंध से वो बाहर तक, आगे तक भारत में प्रवेश नहीं कर पाए और उसको बुरी तरह हराया नागभट्ट प्रथम। और इसके बारे में ग्वालियर अभिलेख से पता लगता है। अब बात हुई कि वत्सराज, आप देख रहे हैं कि गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश में कन्नौज की सत्ता के लिए 200 वर्षों तक संघर्ष हुआ, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहते हैं। और अंत में 200 वर्षों के बाद इस पर विजय हासिल गुर्जर प्रतिहार ही किए। जो त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के में, तो पहला राजा वत्सराज है जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और इन्होंने पाल वंश के धर्मपाल को हराया, परंतु जो राष्ट्रकूट वंश है ध्रुव से इसकी हार हो जाती है, वत्सराज। अब तीसरा जो है नागभट्ट द्वितीय, यह गुर्जर वंश का प्रतापी राजा माना जाता है, जिन्होंने महाराजा धीराज, परमेश्वर, ब्रह्म भट्टारक की उपाधि धारण की। यह आंध्र प्रदेश, विदर्भ, कलिंग पर यह चढ़ाई करके जीत लिया और वह जो है कन्नौज में उस समय धर्मपाल के एजेंट चक्रायुद्ध शासन कर रहे थे। चक्रायुद्ध को परास्त करके कन्नौज को यह जीत लेता है और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है नागभट्ट द्वितीय, है ना। तो नागभट्ट द्वितीय कन्नौज को अपनी राजधानी बनाते हैं, जबकि नागभट्ट प्रथम उज्जैन को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो कन्नौज के में जो अपना स्थापना लिया वो नागभट्ट द्वितीय ही है। इसके बाद है मिहिर भोज। यह गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रतापी राजा था
परंतु यह राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष से हार जाता है और ऐसा माना जाता है कि गुजरात के कवि शोढल इसके शासनकाल में यात्रा किए थे और यह मिहिर भोज को आदि वराह कहा जाता है। और वराह जो है विष्णु का 10 अवतार में वराह भी अवतार है, अर्थात यह विष्णु के उपासक है मिहिर भोज और प्रतापी राजा है। और यही मिहिर भोज ग्वालियर लेख की भी रचना किए थे और ग्वालियर लेख से जो है हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश का पता लगता है। इसके बाद आइए महेंद्रपाल। महेंद्रपाल एक प्रतापी राजा है और महेंद्रपाल के दरबार में राजशेखर जो संस्कृत के महान विद्वान थे, वह इसके यहाँ इसके गुरु भी माने जाते हैं महेंद्रपाल के और संस्कृत के महान विद्वान भी है राजशेखर। और राजशेखर के द्वारा संस्कृत भाषा में कर्पूर मंजरी और काव्य मिसासा पुस्तक की रचना हुई है। फिर ध्यान दीजिएगा, कर्पूर मंजली, कर्पूर मंजली और काव्य मीसासा, ये संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है जो राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। महेंद्रपाल के गुरु माने जाते हैं, संस्कृत के महान विद्वान माने जाते हैं राजशेखर। महेंद्रपाल के बाद है महीपाल और महीपाल के शासन में बगदाद के निवासी अल्बसुदी यात्रा किए थे और गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा यशपाल को माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इस पर हम प्रकाश दिए हैं, है ना, गुर्जर प्रतिहार को लेकर थोड़ा सा बस अ, अंतिम पड़ाव में है एंशिएंट हिस्ट्री। गुर्जर प्रतिहार के बाद राजपूत है, पाल वंश है। इसको लेकर मैं जैसे समय मिलेगा मैं आप लोग के बीच वीडियो में दूंगा, समय मिलने पर मैं दूंगा। आप निरंतर प्रयास को करते रहें, आप अपना मंजिल पूर्वक ध्यान पूर्वक तैयारी करते रहें, अपने धैर्य को बनाए रखें। जो निरंतर प्रयास करते हैं, सही दिशा में प्रयास करते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति सिर्फ अडिग रहते हैं, उसको कामयाबी मिलती है। बशर्ते कोई को बहुत लंबे संघर्ष के बाद बड़ी कामयाबी मिलती है। अगर कोई बच्चे पेशेंस को नहीं खोएं, अपनी मेहनत पर विश्वास करे, अपने खुद पर विश्वास करे। जो अपने खुद पर विश्वास करता है और लंबे समय तक मेहनत करता है, उसको ईश्वर बहुत बड़ी कामयाबी देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कामयाबी के लिए बहुत बड़ी संघर्ष की आवश्यकता होती है। इसलिए अपना धैर्य बनाए रखें, आप संघर्ष होइए करके अपनी विजय को हासिल कीजिए, क्योंकि मेरी बराबर शुभकामना बच्चे के बीच रहती है कि बच्चा बड़ी से बड़ी चीज़ को प्राप्त करे और इसी में मेरी भी जीत है। मुझे भी बहुत हार्दिक खुशी होगी कि आप बड़े से बड़े पद पर आसीन होइए। इसी के साथ आज हनुमान जी के दिन मैं अपनी वीडियो को और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।